हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT CBSE क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैनल के माध्यम से डिस्कशन करेंगे CBSE बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। तो CBSE बोर्ड ने इस बार अपने एग्ज़ाम की प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया है और यह चेंजेस जो हुआ है, ये चेंज जो है पैंडेमिक कंडीशन कोविड-19 की वजह से, जिसके कारण पिछले वर्षों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत कठिन हो गया था। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस बार CBSE बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम को हाफ ईयरली एंड एनुअल ना कहते हुए टर्म 1 एंड टर्म 2 के नाम से इसको कंडक्ट करा रही है, और जिसमें टर्म 1 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर CBSE बोर्ड करना क्या चाह रहा है। तो CBSE बोर्ड 2022 टू बी हेल्ड इन 2 पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट। सिलेबस भी रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE announced that the academic term for students of class 10 and 12 to be bifurcated. The two separate exam to be held at the end of the academic year 2021-22. Result of both exams will contribute टू द ओवरऑल फाइनल स्कोर। तो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2, और जो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो अनाउंस्ड होगा दोनों ओवरऑल एग्जाम के फाइनल स्कोर से। द मूव हैज़ बीन मेड कीपिंग इन माइंड द कोविड पैंडेमिक कंडीशन। स्पेशल जो इसमें है वो ये है, Special Scheme 2021-22 for the academic session 2022 both 21-22 board has decided to divide the syllabus into 2 terms. Students will have to go through approximate 50% syllabus in each term. तो टर्म 1 एंड टर्म 2 जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके 50% सिलेबस पे होंगे। 50% सिलेबस टर्म 1 में होगा और 50% सिलेबस टर्म 2 में होगा। सब्जेक्ट विल बी bifurcated only by subject expert. Okay. Exam pattern will be similar to semester or half yearly exams, as exam will be conducted at the end of the term. Only 50% syllabus will be considered for the first term and the rest will be considered to be final term. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर एग्ज़ाम की भांति होगा या हाफ ईयरली और एनुअल की भांति होगा, लेकिन इसका नाम जो रख दिया गया है वो रख दिया गया है टर्म 1 एंड टर्म 2। ओके। टर्म 1 एंड टर्म 2 के नाम से इसको कह दिया गया है। और जो रिजल्ट जो विल बी कंसिडर्ड, जो रिजल्ट कंसिडर्ड होगा वो किसके आधार पर होगा, वो फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उस फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के मार्क्स भी आपके सेकंड टर्म में यूज होंगे, यानी कि वहाँ से भी रिजल्ट में यहाँ पे स्कोर लिया जाएगा। ठीक है। एंड द सब्जेक्ट विल बी, जो सिलेबस है, सिलेबस विल बी कंसिडर्ड फॉर द फर्स्ट टर्म एंड रेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल टर्म। तो 50% सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म के लिए कंसिडर किया जाएगा और सेकेंड टर्म के लिए जो शेष बचा हुआ सिलेबस है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। आगे कहते हैं कि टर्म एंड एग्ज़ाम। तो कहता है एज ऑफ नो द CBSE हैज़ प्लान टू होल्ड द टर्म 1 एग्ज़ाम इन नवंबर दिसंबर 2021। ठीक है। तो टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि अभी नवंबर लास्ट में CBSE बोर्ड के टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एंड द टर्म सेकेंड एग्ज़ाम इन मार्च अप्रैल 2022। द फॉर्मेट ऑफ द टू एग्ज़ाम विल बी डिफरेंट। ठीक है। दोनों एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट होगा। टर्म 1 एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर विल हैव MCQs इंक्लूडेड, केस बेस्ड MCQ एंड MCQ ऑन द assertions रीजनिंग टाइप्स। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो MCQ टाइप होना है फर्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट। तो MCQ टाइप एग्ज़ाम होना है फर्स्ट वाला, और उसके बाद जो इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटा है, यानी कि 1.5 आवर। ठीक है। 90 मिनट टोटल। तो आपको 1.5 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है, और ये क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका MCQ टाइप रहेगा।
एज पर ऑफ द ऑफिशियल notification of the board, in case of the situation of the pandemic forces complete course of the school during November and December 2021। तो इस आधार पर जो आपका जो कंप्लीट कोर्स होगा इसके लिए टर्म 1 के लिए वो नवंबर दिसंबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट टर्म सेकंड एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। जो टर्म सेकंड होंगे, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल स्कूल में ही होगा, लेकिन ये टर्म जो जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है ये भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जुड़ने वाला है, इंक्लूड होने वाला है इसके स्कोर, तो इसलिए आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे। एंड द बट टर्म सेकंड एग्ज़ाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। जो टर्म सेकंड एग्ज़ाम होगा वो स्कूल में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर में भी जाना पड़ सकता है और कहीं कहीं पर ये स्कूल में भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे टर्म सेकंड के लिए, लेकिन टर्म फर्स्ट के लिए आपकी कंडीशन है कि आपका पेपर जो है स्कूल में ही होने वाला है। और मेन बात यह है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई बोर्ड ने इसमें दी है। बाकी सीबीएसई बोर्ड का और आगे जो अपडेट है वो कहता है द टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम इन दिस केस। तो ऐसी कंडीशन में जो टर्म 1 एग्ज़ाम है वो जो है वो स्टूडेंट जो है उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी दे सकते हैं। कैसी कंडीशन में ये होगा आपका कोविड सिचुएशन में ये बात कही गई है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो कोविड सिचुएशन नहीं है, अभी सब सामान्य चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको एग्ज़ाम अपने स्कूल में जाके ही देना होगा। द वेटेज ऑफ दिस एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इस एग्ज़ाम का जो जो आप टर्म 1 का एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स, ये टर्म 1 का एग्ज़ाम का जो वेटेज है इससे जो नंबर आपके आएंगे उसका कुछ परसेंट जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम में जुड़ने वाला है। एंड द वेटेज ऑफ फर्स्ट ऑफ टर्म सेकंड एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। तो आपका कुल मिला के आपके फर्स्ट एक टर्म और सेकंड टर्म दोनों के स्कोर को मिलाकर ही आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इट फर्दर एडेड इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैनाडेमिक फोर्स कंप्लीट कोर्स ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022। तो कंप्लीट कोर्स का जो सिलेबस होगा आपका वो मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा टर्म 2 में, बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट द स्कूल और सेंटर। Result would be based on the performance of the students on the term 1 MCQ based examination and internal assessment। तो जो इसका फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से आपका पेपर होने वाला है, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, और सेकंड डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका असेसमेंट का, जो आप इंटरनल असेसमेंट जमा करते हैं उस पर आपका ये डिपेंड करेगा। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एग्जाम फर्स्ट एग्जामिनेशन conducted by the board will be increased to provide ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो इस स्थिति में जो कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट होगा वो टोटल दोनों टर्म से मिलकर ही यहाँ पे डिक्लेयर होगा, और इसी के आधार पर इस असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट वगैरह से जो है आपके स्कोर जो है इंक्रीज हो सकता है, ये आप यहाँ पर कहा गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी सीरीज के अंतर्गत अब हम यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें आपका जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ रहेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो है ये एमसीक्यूज़ आपको एक कंटिन्यूस सीरीज के रूप में मिलती रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आपको कंटिन्यू आपको आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और आप कंटिन्यू एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर से ले सकते हैं, और आप अपनी बोर्ड इस टर्म 1 जो आपके हाई स्कूल बोर्ड के लिए टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है, इस टर्म 1 एग्ज़ाम की एक अच्छी खासी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं क्लास 10th एमसीक्यू मैथमेटिक्स के लिए, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास 10th मैथ एमसीक्यू चैप्टर 1 रियल नंबर, हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, और इस रियल नंबर टॉपिक पर हम लेके आए हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज़। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल फॉर्म ऑफ
129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है डेसिमल फॉर्म, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा। तो यहाँ पर हमें आपको समझना होगा, अगर आपके पास टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग समझना है। टर्मिनेटिंग कब होता है स्टूडेंट, जब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में क्वेश्चन होता है, ठीक है, अपॉन में। आपको क्या करना है, आपको ये जो है जो p अपॉन क्यू का फॉर्म दे रखा है, आपका p अपॉन क्यू का फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है आपका जो है रेशनल नंबर होता है। तो जो इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर जो है अपॉन वाला क्यू वाला जो वैल्यू होगा, इसका आपने फैक्टराइज करने होते हैं। और जब इसके फैक्टराइज करके आंसर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आपके जो फैक्टराइज आपने डिनोमिनेटर के आप फैक्टराइज करोगे, उस फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आते हैं, चाहे वो कितनी बार भी आ जाएं, 2 और 5 आएँ, तो उस स्थिति में ये टर्मिनेटिंग होता है। अगर ये 2 और 5 के अलावा अन्य कोई फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई नंबर्स आ जाते हैं उसमें, तो समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल्स आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ पर 15। स्टूडेंट ध्यान समझेंगे, इस 15 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 5 जा 15 हो जाता है, और फिर 5 1 जा 5 हो जाता है। तो हमारे जो 15 के जो फैक्टर्स बने स्टूडेंट्स, 15 के फैक्टर बने, एक तो 3 बना और एक बन गया हमारा 5। ओके, तो 3 की पावर भी 1, 5 की पावर भी 1। अब आपके पास ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 तो ठीक है, 5 तो आना चाहिए था, बट यहाँ पर 3 भी आ गया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब टर्मिनेटिंग कब होता है, जब केवल फैक्टर में 2 और 5 आते हैं, 2 और 5 आते हैं, तो तो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस दो अलग अलग और होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखा है, और सॉरी 2 की पावर 2 लिखा है, और 5 की पावर 7 है, और 7 की पावर 5 है। अब आप दो कंडीशन तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 भी आना चाहिए था, 5 भी आना चाहिए, दो तो ठीक हैं, लेकिन ये 7 जो है यहाँ पर एडिशनल आ गया। तो ये 7 क्या करेगा, इसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग बना देता है। क्या बना देता है, नॉन टर्मिनेटिंग बना देता है। क्योंकि अगर हमारे पास 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन जो है टर्मिनेटिंग होता है। और अगर इसके अलावा अन्य कोई नंबर इसमें आ जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फाइनल हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्राई करें तो ये नॉन रिपीटिंग भी आएगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि जिसमें आप डिवाइड करते जा रहे हैं, और वो जो है उसका आंसर ऊपर जो वैल्यू होती है डिवाइड करते जा रहे हैं, तो वो रिपीट नहीं होता, तो और आंसर निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नॉन रिपीटिंग इसमें कहता है। जैसे आपके पास रिपीटिंग कब होता है, रिपीटिंग की कंडीशन समझ लीजिए स्टूडेंट। अगर आपसे कहा कि 3 से डिवाइड करिए 2 को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, और 3 6 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, 3 6 जा 18, ठीक है, और फिर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 3 6 जा 18। तो यहाँ पर ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिपीटिंग हो गया, क्योंकि 3 से 20 जो है डिवाइड 3 6 जा 18, और ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो बार बार क्या हो रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसको रिपीटिंग कहते हैं। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर 7 की पावर 5 आया, तो ये नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर तो आएंगे, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आएंगे, और डिवाइड भी पूरा पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे 6 आया, हो सकता है दूसरे नंबर 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, ऐसे करके नंबर चेंज होते रहेगा, तो उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉन, इसका आंसर हो गया द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं था। ओके,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है HCF ऑफ 8, 9, 25 इज। अब ये 8, 9 एंड 25 का जो HCF है वो कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट देखिए HCF क्या होता है, हमें इन तीनों का फैक्टराइज कर देना है। तो 8 का जो फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है स्टूडेंट। 9 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 25 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5 5 जा 25। ओके, तो ये तीनों फैक्टर हो गए। और 1 सभी के आगे होता है स्टूडेंट, 1 सभी के साथ होता है क्योंकि सबका फैक्टराइजेशन में 1 अवश्य आता है, ठीक है। 1 जो है किसी का भी किसी को भी डिवाइड कर सकता है, तो 1 तो आना ही आना है सबके आगे से, बाकी और नंबर्स आगे, ठीक। अब इसमें जो HCF होता है स्टूडेंट, HCF क्या होता है, HCF वो नंबर होता है जो सब में तीनों फैक्टराइज में जो चीज़ कॉमन आती है। अब आप देख रहे होंगे तीनों फैक्टराइजेशन में हमारे पास कॉमन, देखिए पहले रो में हमारे पास 8 के फैक्टराइज में 2 2 2 आ रहे हैं, 9 में 3 3 आ रहे हैं और 25 में 5 5 आ रहे हैं। तो बचे क्या हमारे पास, जो तीनों में कॉमन है वो है 1 1 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा यहाँ पर HCF इसका, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर और वो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पे। तो स्टूडेंट देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, इरेशनल होते हैं हमारे पास √3, ठीक है, √2, √5, ओके, √7, √11, ये सब इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। एंड पाई, पाई ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं √2, √3, √5, √7, √11, √17, ओके। अब आप ये सोचेंगे कि यही नंबर से रूट इरेशनल क्यों हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताते हैं कि √2 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आता है 1.41, ओके, 1.41। √3 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 1.73, ओके, ये √3 की वैल्यू होती है। अब आप आते हैं √4। अच्छा, इससे पहले हम √1 को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 का रूट होता है 1, ओके, तो 1 का रूट 1 है, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल, ओके। ये √2 इरेशनल, √3 इरेशनल क्यों है अभी बताते हैं। अब √4 की बात आती है, वो 4 का रूट अगर आप निकालोगे तो √4 का रूट होता है 2, ओके। √5 अगर हम देखें, 5 का रूट क्या आता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 2.4 ऐसे कुछ आ जाता है, √5 का आ जाता है। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम इनको निकाल रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि इनकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है पॉइंट में, ओके, ये पॉइंट मारे और पॉइंट में भी रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके जो वैल्यू हैं, अगर आप √2 निकालोगे तो पॉइंट के बाद नंबर आते रहेंगे। √3 का निकालते हो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये 7 3 ये करके आगे को नंबर्स आता रहेगा। ऐसे √5 का 2 पॉइंट कुछ निकलता रहेगा आगे को। ऐसे अगर आप पाई की वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू होते हैं 3.14, आपने देखा होगा 3.14 होती है, लेकिन ये आपका 3.14 पर रुकता नहीं है, ये तो हम जो है स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली जाती है 3.14। अदरवाइज जो पाई की वैल्यू आती है स्टूडेंट, पाई इक्वल टू होता है आपका 22/7, और 7 से अगर आप 22 को डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट, तो डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये इस तरीके से ये लगाया 7 1 और उसके बाद ये 3 आ गया 28, है ना। तो ये ऐसे करके आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, फिर 28 फिर 2 बचेगा, है ना, 2 के पीछे 0 है तो 7 2 जा 14, ये इस तरीके से इसमें वैल्यू आते रहती है। फिर 6 बचेगा, 6 0, फिर 8 आ जाएगा, 7 8 जा 56, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये वैल्यू आप आगे को आते रहती है, तो इसलिए इसको कहते हैं इरेशनल, ओके। तो ये इरेशनल का मतलब आप कॉमन लॉजिक ले सकते हैं कि जिनके रूट निकालने पर पॉइंट में आंसर निकलता है वो इरेशनल होता है। अब यहाँ पर ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, अब कौन इरेशनल नहीं है। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में या ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर √3 आ रहा है, तो ये क्या है, ये इरेशनल है, ओके। सेकेंड वाले में भी देख रहे होंगे आप √2 + √3 × 2, अब 2 से अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो 2 √2 बनेगा
और प्लस 2√3 बनेगा। भाई अब इरेशनल नंबर तो इसमें चल ही रहे हैं ना, तो ये हो गया, ये भी इरेशनल है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आप ऑप्शन देखिए, थर्ड नंबर पर आपका जो ऑप्शन है ये वाला, इसको देखिए आप क्या है ये। देखिए यहाँ पर आपका √2 माइनस √3, √2 प्लस √3 है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा है। तो अब आप देखिए a की जगह √2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम √2 का भी स्क्वायर कर देंगे और माइनस √3 का भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, इसको सॉल्व करना है कुल मिला के, हमने जो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है इनको सॉल्व करना था थर्ड ऑप्शन में। तो √2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाता है, माइनस √3 का स्क्वायर आ जाता है 3, और 2 में से 3 माइनस करो तो -1 आंसर आ जाता है। तो जब ये सॉल्व हो रहा है तो इट मीन्स इसका ये जो है इरेशनल नहीं है, यानी कि इसका रूट हट चुका है, तो आप ये जो है नॉट इरेशनल। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी में भी आप देख रहे होंगे ऊपर √7 आ रहा है, तो कहीं से भी कोई कट नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में √D इज़ द क्या है, इरेशनल है। केवल ऑप्शन नंबर सी जो है रेशनल हो जाएगा, क्योंकि नॉट इरेशनल, जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको अभी सॉल्व किए थे तो इसका जो है रेशनल आंसर निकल गया है, नहीं, -1 निकल गया था। तो ये इरेशनल नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था नॉट इरेशनल, जो इरेशनल नहीं है पूछा था, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे आपका माना रेशनल नंबर 2 है, ठीक है, इन्होंने कहा एक रेशनल नंबर, जैसे एक रेशनल नंबर 2 हो गया, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, आपको पता है √2 इरेशनल है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कह रहा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या बन गया स्टूडेंट, 2√2 बन गया ना। तो 2√2 क्या है, 2√2 इज इरेशनल, यानी कि ये भी इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ये अपने चैप्टर में, रियल नंबर के चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ा है कि इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर प्रोडक्ट आर ऑलवेज इरेशनल, सम ऑफ वन इरेशनल एंड वन रेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है ना, तो कोई भी इरेशनल नंबर हो और रेशनल, एक रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, चाहे वो कहीं पर प्रोडक्ट हो रहा है, चाहे वो ऐड हो रहा है, चाहे मल्टीपल हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वो जो है आपका जो है हमेशा उसका आंसर इरेशनल ही निकलता है। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा इरेशनल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टूडेंट द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो वही कॉमन कॉमन क्वेश्चन, चाहे सम हो, प्रोडक्ट डिफरेंट हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे डिवाइड हो, रेशनल और इरेशनल अगर दोनों नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट हो, चाहे उनका सम हो, चाहे उनका ऐड हो, चाहे उनका सब्ट्रैक्शन हो, वो पूरा आंसर जो है इरेशनल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर पूछा है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, तो ऑलवेज इरेशनल। ओके, तो सम ऑफ, देखो सम की बात पूछी, यहाँ पे पहले वाले प्रोडक्ट का पूछा था, इसमें सम का पूछ दिया। अब जैसे आपसे कहा भाई 2 को, ये 2 तो रेशनल नंबर है ना, और इसको आपसे कहा कि इरेशनल नंबर √2 के साथ प्लस करो, तो भाई √2 इरेशनल है तो उसको भी इरेशनल बना देता है, तो टोटल सम इज इरेशनल। ठीक है, तो ये टोटल सम इसका इरेशनल आ जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। बताऊं क्यों, देखिए टू डिफरेंट इरेशनल कह रहे हो, जैसे एक इरेशनल हमने √2 ले लिया और दूसरा इरेशनल हम √3 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कितना आएगा स्टूडेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा √6, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो दोनों डिफरेंट इरेशनल नंबर थे, एक √2 इरेशनल नंबर, एक √3 इरेशनल नंबर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज √6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, ये इरेशनल ही मिलेगा। अगर हमें इसके बजाय अगर हमसे कहता कि ए प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ केवल 2, यानी कि
डिफरेंस शब्द अगर यहाँ पे नहीं होता, तो अगर डिफरेंट वर्ड नहीं होता तो क्या होता है स्टूडेंट? तो अगर हमसे कहता है टू इरेशनल नंबर, तो हम एक पहला भी √2 ले लेते और दूसरा भी √2 ले लेते, तो आंसर कितना आ जाता है? √2 इंटू √2 कितना हो जाता है? √4, और √4 का रूट कितना आता है? 2 आता है, तो ये रेशनल आंसर आ जाएगा। समझे? तो अगर आपसे कहा द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेम इरेशनल नंबर कह देता है अगर क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन और तैयार होता है। अगर ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू, डिफरेंस के बजाय क्या कह देता है? अगर ये कह देता है सेम, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम इरेशनल नंबर कह देता है, तो आपका आंसर जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर आंसर आ जाएगा। ओके, अगर सेम इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट पूछे और आंसर पूछे, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा रेशनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहता है टू डिफरेंट इरेशनल नंबर कहता है, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएँ। और उम्मीद है आपको ये जो है क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। इसी प्रकार की कंटिन्यू क्लासेज आपको मिलती रहें, इसके लिए आप बेल आइकन दबाकर ऑल को क्लिक कर लें, और जिससे आपको कंटिन्यू मिलने वाली नोटिफिकेशन मिल सके और आपके टर्म 1 की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखिए अब टू इरेशनल नंबर का सम कहता है, तो √3 प्लस √2 तो ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है नहीं, तो ये भी इरेशनल होगा, ये तो आपको पता ही है कि सम प्रोडक्ट मल्टीपल एंड डिवाइड ऑफ टू डिफरेंट टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ b इज इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ। तो यहाँ पर ये कहता है कि इफ b इक्वल टू 3, अब b इक्वल टू अगर 3 है, तो ऐसी कंडीशन में तो कौन सा देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a। देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस सी, यह आपने पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी। अगर बी इज इक्वल टू 3 है, तो क्या आंसर पॉसिबल हो सकता है? तो इसका आंसर ये हो सकता है 3Q। देखिए आपका आंसर क्या क्या बन सकता है, आपने ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी पढ़ा हुआ है। अब आप जो है इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपके पास बी इज इक्वल टू 3 रखो कह रहा है। अगर हम इसको 3 रखते हैं, देखिए बी इक्वल टू 3 रखते हैं और क्यू क्या है आपका? क्यू नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, यानी कि कंटिन्यूअस आपके जो हैं नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तो उसमें 1 2 3 करते रहते हैं ना, तो इससे आपका ए इज इक्वल टू 3Q और 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2। तो फर्स्ट आप ए इज इक्वल टू 3Q ले सकते हैं, तो उसके बाद है ना, तो ए इज इक्वल टू 3Q, फिर दूसरा आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये आंसर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, इज डिविजिबल बाय। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से मानना, 3 कॉन्सिक्यूटिव, अगर हम सब स्मॉलेस्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लें, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5, ऐसे करके आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 से लेके आप इन्फिनिट तक कहीं तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में अब हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। इससे बड़े वाले तो उसका आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे होते हैं 1 2 एंड 3। इन तीनों को हम मल्टीपल कर देते हैं, 1 2 एंड 3, ये हमारे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कॉन्सिक्यूटिव हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, स्टूडेंट लगातार। ठीक है, 1 बाई 1, एक के बाद एक। जैसा आपसे कहा कि 10 नंबर 10 है, 10 के बाद कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताइए, तो 10 के बाद आपका अगला कॉन्सिक्यूटिव 11 आएगा,
फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 12 आया, तो ऐसे करके ये नंबर्स आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो आप इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो जो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये जो है डिविजिबल बाई, अब देखिए आप 6 आंसर आ रहा है, तो 6 किससे डिविजिबल हो सकता है, 6 से हो सकता है, ठीक है। 6 से 1 जा 6, तो 1 बार डिवाइड हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर माना हमने 20 से ऊपर को ले लिया, 20, ठीक है। और चलो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने में भी 3 नंबर होंगे तो बड़े बड़े, जैसे हमने माना ले लिया 4, 5 एंड 6, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीपल भी करना है। तो आप समझ सकते हैं अगर बड़े क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन पर कर रहे हैं तो बड़े क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कीजिए और सॉल्यूशन एफर्ट कीजिए कि अपने मन से हो जाए। पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे को समझिए, ठीक है। तो ये हाँ, आपका हो गया 6 5 जा 30, 34 जा 120। इसको भी डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं, तो 6 से डिवाइड, तो 6 2 जा 12, यानी कि 20 बार ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर अगर हम ले लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है ऑलवेज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, डिविजिबल बाई 6। लेकिन पॉजिटिव क्या होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव होंगे तो तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा की स्थिति में आप कोई भी इंटीजर ले लेंगे तो वहाँ पर कोई क्लेरिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The set A is equal to 0 1 2 3 4 represent the set of, ये कहता है कि एक सेट है, जिस सेट के अंदर आपके पास दिए हैं नंबर से दिए हैं 0 1 2, है ना, 3 4 डॉट 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 ऐसे करके आपको सेट दिया है। इस सेट के अंतर्गत ये सेट जो है डॉट 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 है, आगे को है, तो यहाँ पर जो है ये किस प्रकार के नंबर हैं, है ना, ये किस प्रकार के नंबर हैं। तो आपको पता है आपके पास जो नंबर्स होते हैं, आपके जो होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है जी, 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 ये कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और जो आपका जीरो से अगर इनकी काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 कहा जाए, तो इसको कहा जाता है होल नंबर। तो ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होल नंबर हो गए, सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। अब इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। तो आपको यहाँ पर जो है 11 से डिवाइड करके चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है। और दूसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि आप इनको जो है डिवाइड से ही चेक करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डिवाइड करके सीधे सीधे इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 11 से डिवाइड होगा आपका 1452। देखिए कैसे, 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, तो आपका 3 बचेगा और यहाँ 5 आ जाएगा, 11 3 जा 33। ओके, 35 में से 33 गया तो 2 बचा, और इस 2 को अगर हम नीचे ले लें तो 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22। ओके, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या कौन सा नंबर डिवाइड हो। और अन्य अदर नंबर को आप ट्राई कर लीजिए, अदर नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट। तो विच नंबर इज डिविजिबल बाय। ऐसे ही एमसीक्यूज आपके इस टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत क्रिटिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी करके नहीं जाएंगे, आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे और टाइम टू टाइम 1.5 घंटे में आपने क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप फिर वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन रिजल्ट नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय। तो यहाँ पर आपका कहता है कि x और y का मल्टीपल बताइए कि जहाँ पर आपका जो है ये डिविजिबल बाय। अब देखिए एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x, अब देखिए x का आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए x का आंसर है 1 इंटू एक्स। ओके, अगर आप फैक्टर करें y का फैक्टर करें तो 1 इंटू वाई हो जाएगा, होगा ना, वेयर y द मल्टीपल ऑफ x इज गिवन। अब इनका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप समझिए कि एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 1 इंटू 1। देखो दोनों में से 1 आएगा, फिर x आएगा, फिर क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। 1 इंटू एक्स इंटू वाई, तो क्या बन जाएगा टोटल, ये बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया टोटल एक्स वाई। अब ये आगे कहता है, ये तो हमने इसका एलसीएम निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एलसीएम।
एक्स और वाई का एलसीएम होता है एक्स वाई होता है। वेयर वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन बाय, देखो वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स, गिवन बाय किससे मल्टीपल किया गया है यहाँ पर, एक्स को मल्टीपल किया गया है वाई से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन बाय वाई, ठीक है। एक्स का मल्टीपल किसको दिया गया है, वाई को दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखते हैं। ये कहता है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमेन्स 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये कहता है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड होता है किससे, 900 आपका जो डिवाइड होना है वो कौन सा नंबर है जिससे जो है ये नंबर से डिवाइड हो जाए और 7, 11 एंड 15 जो है कॉमन आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर दोगे, इसका आपको क्लैरिफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है कि 300 रेस्पेक्टिवली यहाँ पर कहा गया, तो 398 में से क्या कर दोगे आप, 7 को माइनस कर दोगे तो 391 आ जाएगा आपका। क्योंकि वो कहता है ना कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे, ध्यान से समझेंगे कि वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 398, 436, 542 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगी पहले राउंड में 7, दूसरे वाले में 11 और तीसरे वाले में 15, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन, यानी कि अगर हम 398 को उस नंबर से डिवाइड करें तो 7 रिमेन्स बचना चाहिए, और 436 को उस नंबर से डिवाइड करें तो 11 रिमेन बचना चाहिए, और 542 को उस नंबर से डिवाइड करें तो 15 रिमेनिंग बचना चाहिए, ठीक है, रिमेनिंग होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 398 में से पहले से ही आप 7 माइनस कर दो, 391 आ जाएगा। 436 में से पहले ही आप 11 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको 11 माइनस करके 425, ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वाले में से 15 रिमेंस रहना है, तो 542 में से आप 15 को माइनस कर दो पहले ही, क्योंकि जितना रिमेन रहना है उतने को माइनस कर देना चाहिए, तो 527 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इन तीनों का आप निकाल दोगे HCF, क्या निकाल दोगे, 391 का, 425 एंड 527, इन तीनों का क्या निकाल देंगे स्टूडेंट, इनका निकाल देंगे HCF, हाइपर कॉमन फैक्टर। इन तीनों का जब HCF निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो आंसर आएगा 17। आप इसको अपनी कॉपी में ट्राई कर लीजिए और इसको जो है 17 आपका आंसर आ जाएगा, इन तीनों का ऑप्शन, ठीक है ना। इन तीनों का पहले आपने क्या करना है, 7 माइनस करना है, 11 भी माइनस कर देना है और 15 भी माइनस कर देना है। माइनस करके जो आंसर आते हैं उनका आपने HCF निकालना है और वो HCF आ जाएगा 17, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पहले चैप्टर रियल नंबर से ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको इन पर जो है कंटिन्यू अपनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको स्किप कीजिए, रोकिए उसको, और उसके बाद उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जैसी मेथड से बताया जा रहा है उसी मेथड से सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में, और अगर वो समझ में आ जाता है तब वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से आप अपने टर्म 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको चैप्टर वाइज सारे PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके पास कंटिन्यू नोटिफिकेशन पहुंच सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। There are 312, 260 and 156 students in class 10, 11, 12 respectively. Buses are to be hired to take these students to the picnic. To a picnic, find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास
3 क्लासेस के बच्चे हैं। 312 क्लास 10th से हैं, 260 क्लास 11 से, और 156 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास 12। ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें बसेज हायर करनी है, ठीक, जो इन इन स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जा सकें। अब ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन द बस इफ़ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये कहता है कि कितने बसेज हमको इसमें हायर करनी पड़ेंगी, कितनी बसेज हमको इसमें जो है बुक करनी पड़ेंगी कि उनमें जो है प्रत्येक बस में बराबर स्टूडेंट आ जाएं। ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमें क्या करना है 312 और 260 और 156 का क्या निकाल देना है, इनका निकाल देना है HCF, हाइपर कॉमन फैक्टर, हमको इसका निकाल देना है। और यहाँ पर इसका जो HCF निकलेगा स्टूडेंट आप कॉपी में कर लीजिए, HCF सभी बच्चों को आते हैं। तो इसका HCF जो आ जाएगा स्टूडेंट 52। तो इसके लिए हमें इन टोटल बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए हमें टोटल जो है क्या करना पड़ेगा, 52 बसेज यहाँ पर हायर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। हरीश टेक्स 12 मिनट। सपोज they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet। ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये इसमें भी आया हुआ, देखिए ऑब्जेक्टिव में भी इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ पर इन दोनों का, ये दोनों जो है, प्रिया एक लड़की है जो 18 मिनट में पूरे फील्ड का राउंड ड्राइव कर लेती है, और जो है हरीश एक लड़का है जो 12 मिनट में ही इस फील्ड को राउंड कर देता है। ठीक है। तो हरीश ड्राइविंग तेज करता है। अब जब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं चलना, तो अब दोनों दोबारा कहाँ पर एक साथ मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप इनका दोनों का LCM निकालेंगे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हाउ मैनी जब वो पूछेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपने सीधे सीधे LCM करना होता है। 18 और 12 का आप LCM निकाल देंगे। तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा 18 करना पड़ेगा यहाँ पे। और 1 तो सभी के आगे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद 12 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए दोनों में पहले तो 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। फिर 2 दोनों में कॉमन है, एक 2, और दूसरा 2 जो है नीचे वाले में है केवल। और फिर 3 देखिए दोनों में एक कॉमन आ रहा है 3, और एक 3 फिर ऊपर वाले में बच रहा है, उसको भी जो बचता है उसको भी लिखना पड़ता है। जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है LCM के लिए। तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है। 36 1 जा 36। तो यहाँ पर 36 मिनट में ये दोनों फिर से मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस 98 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब 98 को आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कह रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्राइम डिवीजन कर देना है। ठीक है। फैक्टराइजेस कर देने हैं। तो 2 2 से कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है। फिर 7 7 जा 49, तो 7 1 जा 7। बस इतना आ जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कितनी बार आया है स्टूडेंट, एक बार आया है देखिए। और 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो बहुत सिंपल, 2 इंटू 7 की पावर 2 कहीं पर होगा ऑप्शन। तो 2 इंटू 7 की पावर 2 आपका 16, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट। तो 16 का क्या आंसर आया हमारा, 16 का आंसर आ गया सी। ओके। और जो 15 का था वो 36 मिनट आंसर आया था। आप क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है थ्री फार्मर्स हैव 419 kg, 490 kg, 588 kg एंड 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कहता है कि ऐसे कितने बैग जो हैं यहाँ पर होने चाहिए जिनमें सब में बराबर वैल्यू आ जाए। ठीक है। सब में बराबर वैल्यू रखने के लिए कितना हमें इसमें रखना चाहिए, प्रत्येक बैग में कितना रखना चाहिए। सो ये कहता है कि
फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बैग। तो एक बैग की कितनी कैपेसिटी हो सकती है अ बैग की, जो जो है सभी को पैक्ड एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको 490, 588 और 882 का आपने निकाल देना है HCF, निकालना है HCF। इसको आप HCF अपने मन से निकालिए अपने कॉपी में, और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो 98 केजी आएगा। तो आप प्रत्येक बैग में 98 केजी अगर रखेंगे तो ये सारा का सारा वेट जो है ये जो है वो थैलों में पैक हो जाएगा, बैग्स में पैक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है नी, तो ये कहना पूछा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो किसी इंटीजर p के लिए तो हमें इवन इंटीजर को किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं? तो इवन को हम लिख सकते हैं 2p के फॉर्म में। ओके, तो अगर इंटीजर p के लिए अगर हमें प्रूव करना है तो एवरी इवन इंटीजर, इवन होता है आपके पास कौन से? 2, 4, 6, 8। ठीक है, देखिए अगर आप p इक्वल टू 1 रखते हैं तो आंसर कितना आता है स्टूडेंट? p 1 रखोगे तो 2p आएगा, यानी कि 2 1 2 आ जाएगा। अगर p इक्वल टू आप 2 रखते हैं तो 2 2 जगह कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर आप p इक्वल टू 3 रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। तो देखिए सारे इवन नंबर आ रहे हैं, और p इक्वल टू अगर आप 4 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2p है ना यहाँ पे। इसलिए ये जो है इसका फॉर्म इंटीजर, इवन इंटीजर को शो करने का फॉर्म ये है फॉर्मेट यही हो सकता है 2p इज़ द राइट आंसर। ओके, अदर में आप रख लीजिए, वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। अगर आप इसमें रखते हैं तो देखिए अगर आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन में रखा, देखो 2 इंटू 1 किया प्लस 1 कर दिया, तो 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना, ये ऑड नंबर आ गया। हमें इवन नंबर की कंडीशन फॉलो करनी थी। अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को लेते हैं तो थर्ड में आप देख सकते हैं p प्लस 1 है। अगर p इक्वल टू 2 रखो, 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। फिर 3 रखोगे, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, p इक्वल टू 4 रखते हो तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ इवन और ऑड दोनों आ जा रहे हैं। 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, इवन नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट फेल हो रहे हैं, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं 19। फॉर सम इंटीजर p एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। देखिए सम इंटीजर की तो ये आपको सीधे सीधा आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हमारा दोनों में ऑड नंबर आ रहा था। तो इसको भी आप पुट करके p की वैल्यू 1 2 3 पुट करके 1 2 3 पुट करके आप निकाल सकते हैं कि अगर आंसर इवन आता है तो आप वो देख लीजिए, ऑड आता है तो वो देख लीजिए, जिस इक्वेशन में रख के आंसर आ जाए वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहीं पर स्टूडेंट्स ये हमारी सीरीज़ समाप्त होती है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की आपको जो है वीडियोज़ मिलते रहें, इसलिए इसके लिए आप चैनल को जो है बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और आपके पास कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने टर्म 1 की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि टर्म्स 1 आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको ढूंढ कर जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।